एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम जाने वाले एक नई सुबह की ओर और नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि हमने फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया इन डिटेल में, बहुत प्यार से जेस्चर एंड पोस्चर की मदद से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, वेटेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। चैप्टर नंबर 1 और 2 की जोड़ी है और चैप्टर नंबर 2 के बाद 1 और 2 की एक जोड़ी बनेगी, यस। और चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 का पेयर बना है। जी हाँ, एसपी में। तो ये 3 चैप्टर की एक अलग वेटेज है और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की अलग वेटेज है। ऑलरेडी वेटेज मैंने आपको डिस्कस कर दिए। चैप्टर नंबर 3 मैंने कहा है आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके शॉर्ट आंसर्स में आने वाला है। यस, जो राइट करने वाला है ना, राइट द आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द क्वेश्चन से आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ये सब में बेटा जो सवाल पूछे जाएंगे वो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में से ही आएंगे। जी हाँ, और जो लॉन्ग क्वेश्चन बैठेगा वो आपका जो 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है एसपी में, वो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से ही आएगा, पक्का। ट्रस्ट मी बेटा, पिछले 12 सालों से इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं और वो इंपॉर्टेंस आ भी रही है। टचवुड, भगवान की दया से वो आ रहा है। जो बोला वही आता है, जिसे हमने कहा उसे आपने एग्जाम में पाया। और ये साल भी मैंने डंके की चोट पर पहले से कह दिया, 8 मार्क का जो आंसर हो सकता है वो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आएगा। ऑलरेडी डिबेंचर की महिमा, ये जो डिबेंचर चैप्टर है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अक्टूबर के पेपर में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से जो गेसिंग एंड कैलकुलेशन का रूल बोलता है वो भाई ये चैप्टर हमारे शॉर्ट आंसर्स में आएंगे। तो मसली में बोलूँ तो 11 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स आप ये कवर कर पाओगे। मैं वेटेज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स आप कवर कर पाओगे ये चैप्टर को। अगर आप थोरोली कर लेते हो तो आराम से 11 से 15 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। जी हाँ, प्रोविजन जो आते हैं या डिबेंचर क्या आएंगे या डिपॉजिट क्या आएंगे, तो एक प्रोविजन आपके चैप्टर में, मतलब प्रोसीजर एक आता है और एक प्रोविजन पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, ये जर्नी शुरू करते हैं डिबेंचर। चैप्टर नंबर 3 में हमने कूट के समझ लिया डिबेंचर का मतलब क्या है, किसे कहते हैं डिबेंचर। बट फिर भी जो बच्चे के चैनल पे नए हैं उनको अभी भी कंफ्यूजन है या उनको पता ही नहीं है कि कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, तो अजय सर पे पूरा भरोसा करो। चैनल को या ये वीडियो को एंड तक देखते रहना बच्चों, हर एक चीज की बारीक से बारीक जानकारी दूंगा। जब आप ये चैप्टर शुरू करोगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ दिखेगा पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 67 है। और हाँ, आप लोगों का बहुत प्यार आ रहा है चैनल पे, आपके कमेंट्स आ रहे हैं जय सर के बारे में कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, सर और मजा और जेस्चर मेथड बताइए और इंपॉर्टेंट बताइए। सो डरो मत, रिवीजन भी होगा, इन डेप्थ स्टडी भी होगी, ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करेंगे, केस स्टडी भी निकालेंगे, और जिसमें हमारी मास्टरी वो है हमारे करस्पॉन्डेंस। जी हाँ, करस्पॉन्डेंस एकदम मस्के से निकाल दूंगा, आपके टेंशन लेना नहीं। तो आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 68 पे है, वो है आपका डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ना क्या, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल या स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिटल, ओन एंड बोरोड। बोरोड कैपिटल में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर होता क्या है, किसे डिबेंचर कहते हैं, डिबेंचर का स्टेटस क्या है, कब डिबेंचर कंपनी इशू करती है। एक वर्ड था, जिस तरह आप जिम में जाते हो तो अपने खाने के साथ में एडिशनल फूड भी लेते हो, जिसे हम सप्लीमेंट कहते हैं। उसी तरह कंपनी में भी जब ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है। ये एक्स्ट्रा फंड को सप्लीमेंट फंड कहते हैं और ये सप्लीमेंट फंड का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है डिबेंचर। डिबेंचर वो बोरोड कैपिटल का एक जरिया है। जी हाँ, जब पैसे उधार चाहिए तब कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर। प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों कंपनी डिबेंचर इशू करके पैसे कलेक्ट कर सकती है। ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के लिए जरिया है, एक सोर्स है। पर ये चैप्टर में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट या गवर्निंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो भी कंपनी को डिबेंचर इशू करने हैं उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके कुछ प्रोसीजर है। तो ये पूरा चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 4 सवाल है और ये 4 सवाल को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि, और हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक को देखोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, ये सब क्या है सर, ये रूल्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे बाहर होगा, ये क्या है कंपनी एक का प्रोविजन। तो डरना नहीं, अजय सर के साथ रहना, अजय सर की पीडीएफ आपको पूरा सपोर्ट करेगी। सो शुरू करते हैं पीडीएफ से इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए कि इसको हम सर कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ने के वाले 4.1 में पहले प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। हाँ, एग्जाम में बच्चे, आप बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हो, बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पढ़ते समय ये देखना 2013 और क्वेश्चन पढ़ते समय देखना रूल 2014। जी हाँ, ये दोनों भी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रोविजन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर।
बट यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के रूल है और यहाँ पे रूल 2014 है। तो प्लीज ये प्रॉपरली ध्यान देना, और आपको रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी पूछते तो ध्यान देना। तो 3 अलग रूल है, कंपनी एक्ट 2013 का रूल अलग है, कंपनी एक्ट 2014 के रूल्स अलग है, और आपके सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए। सेबी ने भी बताया कि अगर ये कंडीशन होगी तो डिबेंचर इशू कर सकते हो, ये रूल्स अगर फॉलो नहीं करते तो डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं है। तो प्लीज हम शुरू करते हैं टॉपिक को। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना बच्चों, कमेंट करना मत भूलो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट है ना, चार्जर का काम करते बेटा। यस, हमारी बैटरी रिचार्ज कर देते हो, एग्जैक्टली पता चलता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जी हाँ बच्चों, शुरू करते हैं पीडीएफ से अपनी प्यारी सी पीपीटी को देखते हैं जो आसान लफ्जों में बनाई गई है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। तो हर बार मैंने आपको कहा है, सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो ना बच्चों तो भी ये पीपीटी देखना भूलना मत। यहाँ पे पूरा ज्ञान बांटा गया है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो पहला चैप्टर था वहां से ही चलते हम लोग हर बार। यस, कितने सोर्स है फाइनेंस के? तो बस बच्चा 2 सोर्स है, पहला ऑन कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। पहला है ऑन कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल। और भैया ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर्स का पैसा, मालिक का पैसा। और कंपनी में मालिक कौन है? जो शेयर खरीदता है, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है। जी हाँ, तो वो पैसा जो ओनर से जमा किया उसे शेयर्स कैपिटल कहते हैं, और ये शेयर कैपिटल को ओनर्स फंड में कहा गया है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो पैसा जो कीपर साइड किया गया कंपनी ने प्रॉफिट में से फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, और वो पैसा जो कीपर साइड है उसको री इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर दे, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है। अब सेकेंड सोर्स है वो एडिशनल सोर्स है। दिस इज बेटा एडिशनल सोर्स, और ये एडिशनल सोर्स को कहा जाता है बोरोड कैपिटल। ठीक है। और ये बोरोड कैपिटल जो है उसमें सबसे पहला तरीका है बोरो करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शंस टू रेज अ फंड, दैट इज नथिंग बट द डिबेंचर। जी हाँ, और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रूल्स फॉर इशू द डिबेंचर। जी हाँ, और जब मैं आपको बताता हूं इशू का मतलब, तो मैंने आपको फर्स्ट डे से समझाया। अगर आप लिखते हो बेटा इशू, अगर मैं आपको बताता हूं इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये जो इशू है उसका मतलब होता है ऑफर। क्या है बेटा? ऑफर। कंपनी जब पब्लिक को ऑफर करेगी डिबेंचर, कंपनी जब ऑफर करेगी इंस्ट्रूमेंट, आइए और पैसे दीजिए डिबेंचर के नाम पे, तब कौन कौन से रूल लगते हैं, ये रूल्स को हमको आज पढ़ना है। तो सवाल समझ में आ गया बेटा सबसे पहले? जी हाँ, जवाब तो हर बच्चों को आते हैं, कंफ्यूजन सवाल में होता है, तो सवाल समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, तो होप मेरे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज पढ़ने वाले हम लोग बेटा डिबेंचर के प्रोविजंस, डिबेंचर के रूल्स। आपके टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? कंपनीज प्रीफर इशूइंग द डिबेंचर। हर कंपनी क्या इशू करती है बेटा? डिबेंचर। फंड रेज करने के लिए, रेज द फंड। पर कौन सा फंड बेटा? लोन, डेट फंड। कौन सा फंड बेटा? डेट फंड, उधार लेने के लिए। दे कैन बी रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड। जी हाँ, 10 साल 15 साल में आप जो पैसा रिफंड करोगे उस फंड को लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। और वो लॉन्ग टर्म लोन कहां से इशू करती कंपनी? बाय इशूइंग द डिबेंचर। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू। कंपनी क्या करेगी? पब्लिक को इशू करेगी। इशू का मतलब होता है ऑफर करेगी। क्या? डिबेंचर ओनली। यस, कंपनी इशू डिबेंचर टू द पब्लिक ओनली। वही कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है जो ये नीचे दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जरा दिमाग में रखिए सवाल शुरू करने के लिए बेटा। ध्यान रखना कौन कौन सी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। तो सबसे पहला कंडीशन है द कंपनी और इट्स प्रमोटर, द कंपनी और इट्स प्रमोटर, इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड। जी हाँ, जिस कंपनी के प्रमोटर को, जिस कंपनी के डायरेक्टर को और जिस कंपनी के बेटा क्या कहा गया बेटा ऑफिसर्स को प्रोहिबिट नहीं किया है एसेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेबी। अगर सेबी ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी भी रीजन से, तो वो कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू कर सकती है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर इन्होंने आपको किसी भी वजह से रिस्ट्रिक्ट किया है, अगर लीन ऑन अमाउंट है, अगर आपने कोई फोर्जरी की है और किसी वजह से सेबी ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे कि हर्षद मेहता जब मार्केट में आए थे ना, तभी भी उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था कुछ समय के लिए,
जी हाँ, अगर वो लॉस में आ गए थे, शेयर मार्केट क्रैश हो गया था और वो पैसे नहीं चुका पाए थे और ऑन ऑफ सडन उसके मार्केट में उसकी ट्रेडिंग को ब्लॉक कर दिया था। सेबी ने बोला आप जब तक अपना पैसा नहीं चुका दो तब तक आपको मार्केट में शेयर इशू करने का अधिकार नहीं है, तब तक आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने का अधिकार नहीं है। पहले अपना लीन क्लियर करो फिर आपका डीमेट अकाउंट चालू करो। तो यह सेबी का प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो डिबेंचर इशू कर सकते नहीं हो। सिर्फ समझना है, ज्ञान लेना है, बस रट्टा नहीं मारना है। द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ विलफुल डिफॉल्टर। अगर मार्केट में अगर आप डिफॉल्टर हो तो डिबेंचर का पैसा या डिबेंचर ऑफर कर सकते नहीं हो। मतलब आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, आप प्रोहिबिटेड नहीं होने चाहिए टू रीपेइंग एनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट। यस, पास्ट में अगर किसी भी डेब्ट सिक्योरिटी का पैसा आपने लिया है और आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप डिफॉल्टर हो। किसी से पहले कर्जा लिया है और अगर आप चुका नहीं पा रहे हो तो आप डिफॉल्टर कहलाओगे। और कंपनी से भी ऐसे लोगों को मार्केट में दोबारा कर्जा लेने नहीं देती। जी हाँ बच्चों, तो याद रखना बेटा, यहाँ पे बोले पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। तो यस, एक बार उधार लिया और डुबा दिया तो उसको दूसरी बार उधार लेने मिलेगा क्या? नहीं। वैसे ही कंपनी ने अगर किसी भी वजह से किसी का भी पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट या रीपेमेंट करना बाकी है और वो डिफॉल्टर हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम में उसने पैसे कंपनी ने पब्लिक को रिटर्न नहीं किए, ऐसे लोगों को डिबेंचर इशू करने का अधिकार नहीं है। इन लास्ट एंड फाइनल ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस रेगुलेशंस। जी हाँ, बहुत सारे रेगुलेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन, सेबी के रूल रेगुलेशन एक्ट 2014 और सेबी के रूल्स को और प्रोसीजर को पढ़ेंगे। किस तरह कंपनी पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है जब कंपनी ऑफर और एक्सेप्ट करती है डिबेंचर मनी। कंपनी जब ऑफर करेगी डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट और उसको एक्सेप्ट करेगी मनी को, उसके बीच का पूरा प्रोसीजर चैप्टर नंबर 4 में हमको पढ़ना है। तो होप मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों को इंट्रोडक्शन समझ गया, किस कंपनी को प्रोविजन या किस कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है डिबेंचर इशू करना। चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, हर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, बट अनटिल एंड अनलेस वो डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, अनटिल एंड अनलेस उसको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया होना चाहिए बाय द सेबी, तो वो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है और पब्लिक से पैसे उधार के नाम पे ले सकती है। तो सबसे पहला आंसर हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। प्रोविजन फॉर इशू द डिबेंचर एज पर द कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 बार रीड करना फिर आंसर को लिखना। 2000 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डेंस क्या रूल्स है? प्रोविजन मतलब क्या रूल्स है? ये प्रोविजन है, ये रूल्स है, ये प्रोसीजर नहीं है। तो प्रोविजन को हम ऊपर नीचे करके लिख सकते। तो पहला रूल है ये सर, जब भी डिबेंचर इशू करो पर डिबेंचर को क्या नहीं देना है? वोटिंग पावर। हाँ भाई, ऐसा नहीं कर सकते चलो मुझे ज्यादा उधार दे रहा है ये आदमी तो मैं इसको बोलता हूँ चलो कंपनी को उधार दे दो, मैं आपको वोटिंग पावर देता हूँ। नहीं, कोई भी हो डिबेंचर होल्डर को सबसे पहला रूल है, कंपनी एक में लिखा गया है डिबेंचर कैसे भी हो बट उसको वोटिंग पावर, मैनेजमेंट पावर नहीं मिलेगा। ये वोटिंग का पावर सिर्फ एक के हाथ में होता है, शेयर होल्डर के पास। तो लेट्स सी क्या बोला गया बेटा यहाँ पे अपने को। नो वोटिंग राइट्स। यस, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विद द वोटिंग राइट्स। यस, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, जस्टिफाई में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो बी केयरफुल। डिबेंचर होल्डर डैश ऑफ द कंपनी क्या स्टेटस है? क्रेडिटर है। ये भाई उधार देने वाले लोग हैं तो ये क्रेडिटर हो गए कंपनी में। क्रेडिटर को क्या नहीं मिलता है? पहला रूल, वोटिंग पावर नहीं ऑफ द कंपनी एंड सो दे नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट द मैटर ऑफ अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। हाँ, ये तभी वोटिंग कर सकते हैं या तभी मीटिंग कर सकते हैं, ये जनरल मीटिंग में नहीं आएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग में कभी नहीं आ पाएंगे। हाँ, कंपनी इसके साथ में कोई चीट कर रही है या डिफॉल्टर हो रही है तो ये अपनी खुद की मीटिंग बुलाएंगे और जाके कंप्लेन करके एनसीएलटी को या ट्रस्टी को, और उस मीटिंग में अपने वोटिंग यूज कर सकते हैं। बट कंपनी की मीटिंग में डिबेंचर होल्डर को वोटिंग पावर नहीं है। तो पहला समझ में आ गया क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये कंपनी के क्रेडिटर है। सेकेंड रूल क्या बोल रहे बेटा? सेकेंड रूल, यस, कंपनी ये अक्टूबर के पेपर में आया था क्वेश्चन, कैन कंपनी इशू, जस्टिफिकेशन में, कैन कंपनी इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर? यस माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये भी आंसर हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में। सो यस, डिबेंचर कंपनी कैन इशू सिक्योर एंड अनसिक्योर डिबेंचर एंड फुल्ली डिबेंचर, इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर,
नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, स्पेशल रिजोल्यूशन, वर्ड याद रखना। पर जब जब डिबेंचर इशू करो तब तुमको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास इन जनरल मीटिंग। ऑल डिबेंचर आर द रिडीमेबल इन नेचर। तुम कोई भी टाइप का डिबेंचर इशू करो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, है ना, रजिस्टर, बेयरर, तो किसी भी टाइप का डिबेंचर इशू करो। देखते हैं कौन कौन से टाइप है डिबेंचर के। जी हाँ, देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमने पढ़ा ही था। तो भैया यस, आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो, आप अनसिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो, सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो, अनसिक्योर्ड कर सकते हो, रजिस्टर, बेयरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो पहली बात याद रखना, कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिबेंचर एंड while company issue the debenture they need to pass the special resolution। सवाल आता है सर ये रूल क्यों बना, सर डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, और जब भी लोन लेगी तो उसको पे करने की जवाबदारी शेयर होल्डर पे होती है। उनका फंड यूज होने वाला है, उनका डिविडेंड कम आएगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा इंटरेस्ट के नाम पे जाने वाला है। तो भाई अगर मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट होने वाला है तो पहले मुझसे तो परमिशन ले लो। तो वाइल कंपनी इशू डिबेंचर, सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। और जितने भी डिबेंचर है सभी डिबेंचर रिडीमेबल इन नेचर होते हैं और मोस्टली दे आर सिक्योर्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, अंटिल आर्टिकल में रिजोल्यूशन ना हो। तो सर 2 पॉइंट पढ़ा। पहला रूल था कंपनी एक्ट 2013 में कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी नॉट विद वोटिंग पावर, डिबेंचर लोगों को कभी वोटिंग पावर नहीं दे सकते हो। दूसरा, कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है, जी हाँ कर सकती है। थर्ड, सर डिबेंचर लोगों को क्या करेंगे बेटा, ये रूल है, ये प्रोविजन है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिडम्पशन। जी हाँ, ये दोनों वर्ड याद रखना, इंटरेस्ट पे करना है, वो भी कैसे इंटरेस्ट पे करना है बेटा, फिक्स रेट एंड रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था और 2 में उसके फीचर्स को भी अच्छे से पढ़ा था। जी हाँ, डिबेंचर रिडीमेबल इन नेचर होते हैं, उनको उनके पैसे उनकी मैच्योरिटी पे देते हो। मैच्योरिटी डेट कहां पे लिखी होती है, सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है एट द टाइम ऑफ इशू। जी हाँ, उनको इंटरेस्ट पे करना है, कौन सा बेटा, फिक्स रेट। जी देख लेते फटाफट, कंपनी शेल रिडीम का मतलब होता है रीपे। जी हाँ, कंपनी को बेटा ये वो दुल्हन है, ये वो बिटिया है जिसको विदाई पक्की है, 100% पक्की है, इसको कभी हम लोग घर पे नहीं रखेंगे। ये भी पापा की परी है जिसकी विदाई पक्की है, जन्म के दिन ही इसकी विदाई की तारीख फिक्स हो जाती है। यस, अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे द इंटरेस्ट। इसको रिडीम भी करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो लिखा है ना बेटा, ट्रस्ट डीड में, उस ट्रस्ट डीड के हिसाब से हमें उनको पेमेंट भी करना है। जी हाँ, नेक्स्ट उसमें लिखा आपको क्या लिखा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आप पैसे लेते हो तो सामने एविडेंस तो देना पड़ेगा कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है, तो डिबेंचर डॉक्यूमेंट इशू बाय कंपनी, डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर एविडेंस ऑफ डेप्ट। यस माय डियर स्टूडेंट, कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा भैया, सर्टिफिकेट। ये रूल में है, ये क्या बेटा, प्रोविजन है, नियम है कि भाई जब भी तुम डिबेंचर के पैसे लो तो कंपनी को इशू करना है डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर। बट कितना दिन, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन डिबेंचर अलॉट होते हैं, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती कंपनी, उसके 6 महीने में डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देना है। बहुत प्यार से याद करना। जी हाँ, 4 पॉइंट पढ़ लिए, वोटिंग राइट नहीं होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर दे सकते हो, साथ साथ में आपको डिबेंचर को क्या रीपे करना है, वो इंटरेस्ट भी पे करना है, और डिबेंचर जब भी इशू करो तब डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। सर ये बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने के लिए, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जिस तरह बेटा प्लीज, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। जी हाँ, मैं ना वो जो मांगते ना बेटा दहेज प्रथा कि भाई शादी करेंगे तो हम इतना दहेज लेंगे, वो डावरी वाला हिसाब नहीं है भैया। पर याद रखना, हर घर में जब बेटी जन्मती है तो पिता उसकी बेटी की विदाई की तारीख भी नक्की कर लेता है और पहले से सपने देख लेता है कि मेरी बेटी जब कहीं और जाएगी तो उसको कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, इसीलिए वो बहुत कुछ अपनी बेटी के साथ में देना चाहता है। और वो देने के लिए आज थोड़ा थोड़ा जमा करेगा, जमा करना ज़रूरी है, नहीं तो विदाई के दिन दे नहीं पाएगा। उसी तरह यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ये उधार का पैसा है,
डिबेंचर इज अ डेब्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल, और इसको कुछ समय बाद रीपे भी करना है। अगर आज से थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी नहीं बचाएगी तो फ्यूचर में वो देने के टाइम पे फेल हो जाएगी। और रूल है, इफ कंपनी फेल टू पे द डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर सेल द असेट्स, इफ फेल दे सेल, इफ फेल दे सेल। तो भाई असेट्स बचाने हैं बिकने से, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो। तो रूल बोलता है यस, क्रिएट द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सवाल आएगा DRR, बेटा याद रखना क्या आएगा, DRR, क्या आएगा DRR, DRR मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अ कंपनी हैज टू क्रिएट, है ना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी को एक अकाउंट ओपन करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रखना है कि भाई 5%, 6%, 10% पैसा साइड में रखना है कि फ्यूचर में जब ये जमा हो जाएगा तो इसमें से मैं डिबेंचर को उसका पैसा रीपे कर दूंगा विदाउट फेल ऑफ द कंपनी अवेलेबल पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दिस मनी कैन बी यूज ओनली, जी हाँ, ये वो रिजर्व है जिसका यूज सिर्फ रिडम्पशन के लिए करोगे, रीपेमेंट के लिए करोगे, और किसी भी सब चीजों के लिए करोगे नहीं, ठीक है। एज पर द कंपनी, बट यहाँ पे एक और रूल दिया बेटा, कंपनी एक 2019 में MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या कहा गया है, एज पर द कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 MCA रिमूव द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब किसी भी कंपनी को DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पहले रूल कंपलसरी था, 2013 के एक्ट में कंपलसरी था, बट 2019 के एक्ट में, बी केयरफुल, 2019 के एक्ट में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया। क्या क्या गया है बेटा, अमेंडमेंट, मतलब चेंजेस किया गया है कि भाई MCA ने कहा है रिमूव द DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हटा दिया है। रिक्वायरमेंट फॉर द लिस्टिंग कंपनी, किसके लिए बेटा, लिस्टिंग कंपनी के लिए, NBFC कंपनी के लिए है, मतलब कि बेटा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, ये लोग ही करेंगे, दूसरे सबके लिए ये रूल हटा दिया गया है, राइट। चलिए, तो सर कंफ्यूजन है, करना है या नहीं करना है, तो बेटा जनरल कंपनी के लिए नहीं करना है, पहले अमेंडमेंट रूल MCA हैज रिमूव डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी उनके लिए रिक्वायरमेंट है, जो अनलिस्टेड है उसके लिए DRR की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनली 5 मिनट समझ में आ गए। वोटिंग पावर, वोटिंग पावर देने नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशू कर सकते हो, इंटरेस्ट और रिडम्पशन करना कंपलसरी है। डिबेंचर होल्डर को क्या इशू करना है, सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। और भैया अभी हमने पढ़ा क्या कि DRR क्रिएट करना था, तो इनिशियल स्टेज पे कंपनी 2013 में रूल था कि आपको DRR क्रिएट करना है। कंपनी 1956 में भी रूल था कि हर कंपनी को DRR क्रिएट करना है, बट किस रूल में अभी DRR हटा दिया बेटा, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 में MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वो हटा दिया है, पर लिस्टेड कंपनी को करना है। याद रखना बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी एक रूल है, ये भी एक प्रोविजन है भाई। याद रखना, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है 2 पार्टी, बट जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तब 3 पार्टी होती है। कंपनी, डिबेंचर होल्डर, बीच में आएगा वो आएगा गारंटर, ट्रस्टी, जो दोनों को प्रॉमिस करेगा, इसके इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं होने देगा। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ में कुछ गलत करती है तो ट्रस्टी विल टेक द एक्शन। ट्रस्ट डीड बनी जाती है, ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं, ट्रस्ट डीड बनाते हैं, कंपनी अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखती है और इसको इसके पावर लिखे जाते हैं। ट्रस्ट डीड में क्या लिखा जाता है बेटा, पावर। लेट्स सी, देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी कब करना है, तो इफ द कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस, एक्चुअली मोस्टली कंपनी इशू ऑफर लेटर करती है, प्रोस्पेक्टर नहीं, बट प्रोस्पेक्टस, और इनवाइट मोर देन 500 पीपल। ये वर्ड याद रखना बेटा, मोर देन कितने पीपल बोले यहाँ पे, 500 से ज्यादा लोगों को अगर आप बुला लेते हो, इनवाइट करते हो फॉर अ डिबेंचर, कंपनी हैज टू अपॉइंट कंपल्सरी 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में। डिबेंचर ट्रस्टी क्यों जरूरी है, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है क्या, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ में ना इंसाफी ना हो, इनजस्टिस ना हो, या कंपनी इसको चीट ना कर दे, इसीलिए डिबेंचर ट्रस्टी को बीच में लाया जाता है, और जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कंपनी हैज टू अपॉइंट अ ट्रस्टी, कंपनी क्या अपॉइंट करता है बेटा, ट्रस्टी। कैसे, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट होगा जिसमें क्या लिखा होगा, उनके क्या लिखे होंगे बेटा अपने, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, ऑथोरिटी लिखी होगी, और इसे ही कहते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ क्या बनाती है,
डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में एक एग्रीमेंट बनाती है जिसे कहते हैं ट्रस्ट डीड, राइट। 6 पॉइंट समझ में आए बेटा। प्रोविजन बहुत आसान है, फटाफट लिख पाओगे एग्जाम में, और प्रोविजन को रटने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हेड पॉइंट याद रखना। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताता हूं आपको कैसे याद रखोगे। डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। जी भाई, जैसे कि कैसा होता है ना, हमारे साथ नाइंसाफी होती तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाता है कोर्ट में, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रस्टी होते हैं ना, अगर कंपनी अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती नहीं है तो डिबेंचर होल्डर किसको बोलेंगे? ट्रस्टी को, और ट्रस्टी जाके कंप्लेन करेगा एनसीएलटी को। जी हाँ, रूल में लिखा है, क्या लिखा है बेटा रूल में? डिबेंचर ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी वो किसको अप्रोच कर सकते हैं? डायरेक्ट एनसीएलटी को। कब? डिबेंचर ट्रस्टी हैव रीड्रेस, मतलब क्या करेगी बेटा? सोल्व करेगी। क्या करेगी? सोल्व द ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब क्या बेटा? कंप्लेन। जब भी कोई कंप्लेन डिबेंचर होल्डर करेगा, है ना, तो वो कंप्लेन कहां पे ले जाई जाएगी? वो कंप्लेन डिबेंचर ट्रस्टी जाके किसको बोलेगा? पहले कंपनी को समझाएगा। डिबेंचर ट्रस्टी की बात अगर कंपनी नहीं सुन रहा है तो वो जाके किसको कंप्लेन करने का राइट्स रखता है? एनसीएलटी को डायरेक्टली। लेट्स सी ग्रीवेंस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। ग्रीवेंस का मतलब कंप्लेन। इफ द कंपनी डिफॉल्ट, अगर कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट नहीं करती, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट पे तारीख लिखी थी उस तारीख पे अगर डिबेंचर होल्डर को पैसे रिटर्न नहीं मिलते एंड वो डिफॉल्ट हो जाती है, पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर, ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फॉर redressal टू सोल्व द प्रॉब्लम, कैन बी डायरेक्ट। और ये एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी बैठ के डायरेक्शन देगी, ऑर्डर देगी, भाई कंपनी अगर तुम इसके पैसे नहीं दोगे इतने दिन में तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको नए बोरोइंग करने से हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपको आगे बोरोइंग पावर देंगे नहीं। यस, तो एनसीएलटी डायरेक्ट एंड डिफॉल्टिंग द कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, राइट। सर अगर कंपनी ने एनसीएलटी की बात नहीं मानी तो, है ना, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इनके पैसे इनको रिटर्न दे दो और फिर भी वो नहीं मानता है तो 8वां रूल है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। फिर भाई उसको तो बैंड बजेगी, उसके सब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। अगर एनसीएलटी के, बेटा याद रहेगा, कंपनी किसको अपॉइंट करेगी? ट्रस्टी। क्यों? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। अगर कंपनी अपने प्रोमिस से फेल होती है, कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर किसके पास जाएगी? ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी देखो ना पैसे नहीं दे रहे हैं, और कंपनी फिर क्या करेगी? ट्रस्टी क्या करेगा? जाके इंस्ट्रक्शन देगा कंपनी को, क्यों पैसे नहीं दे रहे हो, आप कैसे बेचे क्या? फिर भी कंपनी इग्नोर करती तो वो फिर डिबेंचर ट्रस्टी कहां पे जाके कंप्लेन करेगा? एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास। तो वहां पे जाके ऑर्डर लेके आएगी। एनसीएलटी हायर अथॉरिटी है जो क्या करेगी? हर कंपनी को ऑर्डर देगी कि भाई टाइम पे पेमेंट कर दो, इतना इंटरेस्ट पे कर दो। चलो अगर उसकी बात भी नहीं माना तो देखो भाई इम्पोज, भाई कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी, नहीं माना तो व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टी इज ओपिनियन दैट द असेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट, लाइक बिकम द इनसफिशिएंट टू रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट, इट मे बी अप्रोच द एनसीएलटी। डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि भाई इनके पास पैसे ही नहीं बचे, असेट्स भी इनके इनसफिशिएंट है कर्जा चुकाने के लिए, तो वो एनसीएलटी को बताती है। एनसीएलटी ऑर्डर करता है कंपनी को टू रिस्ट्रिक्ट इनकरिंग द फर्दर लाइबिलिटी। अब आगे वो और डेप्ट ले सकते नहीं है, और डेप्ट का इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, दूसरे बोरोवर से भी उनको बचाती है। तो ये थे बेटा 8 प्रोविजन, ठीक है। 9th वाला क्या है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर आपने देखो, अगर आपने जो ये 8 पॉइंट पढ़े जहां पे बोला गया था कि आप वोटिंग पावर नहीं दे सकते हो, आपको रिडीमेबल डिबेंचर इशू करने हैं, टाइम पे इंटरेस्ट आपको पे करना है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना, अगर 500 से ज्यादा डिबेंचर इशू करते हो, इसमें से किसी भी एक नियम को आप फॉलो नहीं करोगे तो इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई, इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई, इसमें एक और रूल के अंदर एक और रूल है, रूल के अंदर एक और रूल है कि अगर कंपनी रूल को फॉलो नहीं करती भाई तो सुन लो क्या होगा, विथ एनी प्रोविजन एक्ट देन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शुड बी लायबल टू पे फाइन एंड इम्पोजमेंट। जी हाँ, आपको फाइन भी भरनी पड़ेगी
और साथ साथ में आपको जेल भी होगी, पैसे भी देने पड़ेंगे और जेल भी होगी, या दोनों भी एक साथ हो सकता है एज पर प्रिस्क्राइब इन एक्ट। राइट माय डियर स्टूडेंट। सो हमने जो 8 पॉइंट पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या सवाल था? प्रोविजन एक्ट 2013 में क्या क्या रूल है? तो टोटल 2013 में अगर मैं कहने जाऊं तो अगर ऐसे देखोगे तो आपको 9 रूल दिखते हैं। टोटल कितने बेटा? 9। बट रूल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पहले 6 रूल तक ही है। पहला क्या बोला है? वोटिंग पावर देना है कि नहीं देना है? नो कंपनी कैन इशू डिबेंचर विद वोटिंग पावर। कंपनी वोटिंग, नो वोटिंग पावर, नो वोटिंग पावर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यस कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। पर रूल क्या था? हर कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करे उसे क्या देना है बेटा? स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। जी हाँ, जो भी डिबेंचर है उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है एट द टाइम ऑफ इशू, प्री डिसाइडेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ साथ में जितने भी डिबेंचर वो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल कहां पे हो गया? उसके ड्यू डेट कहां पे होते हैं बेटा? ड्यू डेट। और ये ड्यू डेट को मैच्योरिटी डेट कहते हैं और वो डेट आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है। यस, क्या बोला? डिबेंचर सर्टिफिकेट। जी हाँ, हर कंपनी को क्या इशू करना है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये रूल में है। जब भी कंपनी डिबेंचर के नाम से पैसे रिसीव करती है, डिबेंचर ऑफर करती है, तो कंपनी को अलॉटेड डिबेंचर को डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ द अलॉटमेंट। राइट माय डियर स्टूडेंट। क्रिएट द डिबेंचर सर्टिफिकेट। राइट, फिर क्रिएट द डिबेंचर सर्टिफिकेट हो गया अपना। फिर क्रिएट द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हर कंपनी को क्या करना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। DRR करना है ना? एज पर द कंपनी 1956 और 2013 में रूल था, बट 2019 में इसको हटा दिया गया है। हर कंपनी के लिए DRR कंपलसरी नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। जी हाँ, अगर आप मोर देन 500 पीपल को क्या कर दो? इनवाइट कर दो। मोर देन 500 डिबेंचर लोग को इनवाइट कर दो तो इट इज मैंडेटरी कंपलसरी टू अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी। अब यहां से शुरू हो गई कहानी। समझ में आ गया? ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया बेटा? 6 पॉइंट। वोटिंग पावर नहीं है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशू कर सकते हो, इंटरेस्ट और रिडीम करना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट है। उसके बाद यहां से शुरू होती स्टोरी। कंपनी को अपॉइंट करना है डिबेंचर ट्रस्टी। कब? जब 500 से ज्यादा डिबेंचर हो गए तब। राइट, और ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या करते हैं? तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जी हाँ, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यस, अगर कंपनी फेल हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है रीपेमेंट करने में, तो डिबेंचर ट्रस्टी जाके किसको कंप्लेन करेंगे? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी को कंप्लेन करने के बाद अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि रीपेमेंट करो, वो उसमें अगर आप डिफॉल्ट रहोगे तो फिर आपके ऊपर इंपोज होगा क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन। याद रहेगा इतना। ये 3 चीज तो डिबेंचर ट्रस्टी, एनसीएलटी, और एनसीएलटी की बात नहीं मानी तो रिस्ट्रिक्शन। ये टोटल हो गए आपके 9 पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। सो बेटा ये आप लोगों ने पूरे 9 प्रोविजन या 9 रूल्स तो पढ़ लिए डिबेंचर इशू करने के लिए अंडर कंपनी 2013। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोविजन। जी हाँ, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जवाब से ज्यादा। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है सर प्रोविजन ऑफ कंपनी रूल 2014 अगर लिख के आया, या 2018 ऑफ इशू द सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी फॉर द फुलफिल कंडीशन, तो उसके लिए रूल अलग है। जी हाँ, सवाल क्या है? प्रोविजन एज पर द कंपनी एक्ट, राइट, रूल 2014 एंड रूल 18, इफ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर कंपनी मस्ट फॉलो फुलफिलिंग द रूल। अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसके क्या रूल है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे बच्चों। तो अगर कंपनी एक्ट 2014 की बात करूं सिर्फ आपको, या 13 की बात करूं, 13 की बात करूं तो वो 9 पॉइंट आपको लिखने, ठीक है। 9 में से 6 पॉइंट रूल थे और 3 पॉइंट तो कनेक्टिविटी है। वो अपना क्या था याद रखना आप लोग। पहले आपने सबसे पहले किसको अपॉइंट किया? ट्रस्टी को। ट्रस्टी देखता है कि अगर आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं हो रहा तो एनसीएलटी को अप्रोच करेगा, और एनसीएलटी किसको बोलेगा? डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर देगा, और वो ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो सीधा आपके ऊपर इंपोज होगा रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, इम्पोजमेंट और फाइन। ये हमने पढ़ा था कंपनी एक्ट 2013 में। बट अब बात करते हैं 2014 की। सिक्योर डिबेंचर इशू करना है तो उसके कुछ प्रोविजन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नियम लागू कर सकते हैं। बहुत आसान लफ्जों में है, ध्यान से सुन लो आराम से। 4 से 5 पॉइंट ज्यादा नहीं है। सबसे पहला रूल है, अगर आप सिक्योर डिबेंचर इशू करते हो तो उसका टेन्योर लाइफ कितनी होगी, उसकी मैच्योरिटी डेट कितनी रख सकते हो। तो नॉर्मली फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलिंग द ब्लैंक्स में ये सवाल आता है बच्चों
टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, क्लियरली बोला है सिक्योर डिबेंचर कितने समय तक आप इशू करोगे, मैक्सिमम पीरियड क्या है, तो ऑल सिक्योर डिबेंचर रिडीम रीपे विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के लिए आप डिबेंचर चाहो तो आप इशू कर सकते हो सिक्योर डिबेंचर, बट ओनली सर्टेन कंपनी, बट सर कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसको 10 साल से ज्यादा के लिए का भी प्रोविजन दिया गया है, 10 साल से ज्यादा के लिए भी वो अपने डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड कर सकते हो। एग्जांपल, एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कंपनी क्या बना रही है, रोड, रेलवे, हाईवे, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजी है, और कंपनी इज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑफर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, बेटा एमसीए सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी आरबीआई, ये तीनों ने अलाउड किया है एक्सटेंशन डिबेंचर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 10 साल, 10 साल से ज्यादा के लिए और 30 साल मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये याद रखना बेटा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हो तो आप मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, उससे ज्यादा के लिए नहीं। और अगर आप जनरल कंपनी चला रहे हो तो आपका मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, 10 ईयर्स। तो ये याद रहेगा बेटा, सिंपल है। दूसरा रूल क्या है बेटा, क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। अगर आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो रूल 2014 में सबसे बड़ा रूल दिया है, आपको असेट्स चार्ज करना, मतलब मॉर्गेज करना, प्रॉपर्टी सामने गिरवी देनी पड़ेगी, ट्रस्ट डीड बना के मॉर्गेज देना पड़ेगा। जी हाँ, इट मे बी फिक्स और इट मे बी फ्लोटिंग चार्ज। और ये जो वैल्यू ऑफ असेट्स है ना, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। बी केयरफुल, आपने जितने का लोन लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के असेट्स वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये रूल में लिखा है। जी हाँ, असेट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अगर 1 लाख रुपए आपने क्या लिया है, आपका डिबेंचर नाम के लोन लिया और 10,000 आपका इंटरेस्ट हो रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो कम से कम 1,10,000 की तो होनी ही चाहिए, राइट। ये समझ के रखना बेटा प्लीज। कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, इट इज सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, किसी भी कंपनी के असेट्स चार्ज पे आप दे सकते हो। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडुकेट सफिशिएंट टू कवर एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू एंड इंटरेस्ट टू बी पेड। जी हाँ, जो भी आप असेट्स चार्ज पे दे रहे हो वो एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर और साथ साथ में आपके इंटरेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए, ये रूल में लिखा है। और बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, क्या गवर्नमेंट कंपनी को सिक्योरिटी चार्ज ऑन असेट्स देना है, तो नहीं भाई, गवर्नमेंट है। इफ गवर्नमेंट कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर विच हैज अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, देन इट नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला रूल हमको समझ में आया। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा बेटा, कि भाई हर कंपनी का पीरियड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, टेन्योर ऑफ ड्यूरेशन, पीरियड, टाइम क्या होगा। तो जनरली ऑल जितने भी सिक्योर डिबेंचर 10 साल के लिए होते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जी हाँ, आरबीआई ने, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और साथ साथ में हमारे बेटा एमसीए ने अलाउड किया कि अगर 10 साल से ज्यादा और 30 साल के लिए आप इशू कर सकते हो। यस, क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स करना है, और चार्ज ऑन असेट्स जब करते हो तो वो जो असेट्स की वैल्यू है वो एडुकेट होनी चाहिए टू कवर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। बच्चों हाँ, पर गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है तो उसे कोई भी असेट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सर आगे अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, जो अभी हमने लास्ट भी पढ़ा, जब भी आप ट्रस्टी अपॉइंट करो, कब ट्रस्टी अपॉइंट करना है, तो जब कंपनी इनवाइट कर रही है मोर देन 500 डिबेंचर्स को। जी हाँ, तो लेट्स सी, बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टर, बी केयरफुल बेटा, बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टर या ऑफर लेटर, ये याद रखना बेटा, ऑफर लेटर, द कंपनी हैज टू अपॉइंट अ ट्रस्टी, कंपनी ऑल्सो हैज एग्जीक्यूट द ट्रस्ट डीड। जब आप ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे तो उसके साथ में क्या बनेगी बेटा, एक ट्रस्ट डीड बनेगी, एक अग्रीमेंट बनेगा, जहां पे कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के राइट्स और डिबेंचर होल्डर के पावर, अथॉरिटी मेंशन होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाएंगे, राइट। इधर बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टर और ऑफर लेटर विद इन द 60 डेज, प्रोस्पेक्टर इशू होने के पहले और विद इन द 60 डे में अलॉटमेंट डिबेंचर के, डिबेंचर ट्रस्ट डीड या डिबेंचर से आपको एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। यस माय डियर स्टूडेंट,
द डीड मतलब क्या, ये जो मैंने कहा ना डीड, ट्रस्ट डीड मतलब क्या, तो डीड के अंदर क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी, द ट्रस्टी एंड द क्लियरली स्टेटेड द रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी। कंपनी के रोल क्या है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी का रोल क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी की इंपॉर्टेंस क्या है, डिबेंचर होल्डर के साथ में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, वो सभी बातें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट, रीपेमेंट, चार्ज ऑन असेट्स क्या दिया गया, ये सब आपकी ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होता है। यस, तो यहाँ पे आंसर मेन क्या है, कब ट्रस्ट डीड बनानी है, तो बिफोर इशू द प्रोस्पेक्टस या बिफोर इशू द ऑफर लेटर विद इन द 60 डेज आपका अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रस्ट डीड बन के रेडी हो जानी चाहिए ट्रस्टी के साथ, राइट। फोर्थ, यस, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जैसा हमने पढ़ा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, पहले तो था, बट अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको डीआरआर क्रिएट करना है। कितना डीआरआर होना चाहिए, तो डीआरआर मतलब क्या, द कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये वो रिजर्व है, वो जमा किया हुआ पैसा जिसका यूज सिर्फ रीपेमेंट के लिए करोगे डिबेंचर को, राइट। द कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, एक अलग से अकाउंट करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर कंपनी हैज टू एट लीस्ट 25%, कितना परसेंट बेटा, 25% ऑफ द वैल्यू आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर, जो भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका 25% आपको क्या करना है, जमा करना है इन द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, हैज इन्वेस्टेड और डिपॉजिट बिफोर 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर, हर साल के 30 अप्रैल के पहले एटलीस्ट 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट का आपको पे करना है, जमा करना है। यस, आगे बोला है अ सम नॉट लेस देन 15%, मैक्सिमम 25% बोला है, कम से कम 15% तो करना ही करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। यस, एंड वहां पे आपको डेट दिया है, डिबेंचर इज अ मैच्योरिटी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, और बट ऑब्वियसली आप डिबेंचर को जो रीपेमेंट करोगे वो मैच्योरिटी 31 मार्च पे होना चाहिए। मनी फ्रॉम द अकाउंट यूज फॉर रिडेम्पशन, और ये जो डीआरआर है उस डीआरआर में पैसा जो भी रखा है वो सिर्फ रीपेमेंट के लिए यूज होगा और किसी भी मकसद के लिए यूज होने वाला नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया, बरोबर पक्का, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ ये आंसर, थर्ड आंसर यहाँ पे क्या बोला गया आपको बेटा, तो सेबी के प्रोविजन, सेबी के रूल है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी, जी देख लिया हमने। सबसे पहले कंपनी रूल 2013 पढ़ लिया, फिर कंपनी रूल 2014 भी पढ़ लिया हमने। कंपनी रूल 2014 में कितने कंडीशन थे, 4 कंडीशन थे। कितने कंडीशन थे बेटा, 4 कंडीशन थे। सबसे पहला रूल था क्या था अपना, कि भाई जब भी तुम डिबेंचर इशू करो उसका ड्यूरेशन देख लो, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो भाई 10 साल, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो उसको 30 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। चार्ज ऑन असेट्स करना ही करना है, और जो असेट्स की वैल्यू है वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट से इक्विवेलेंट होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, कि उससे आप अपना प्रिंसिपल भी पे कर पाओ और इंटरेस्ट भी पे कर पाओ, राइट। गवर्नमेंट कंपनी को चार्ज ऑन असेट्स करने की जरूरत नहीं है। सर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, यस इज अ मैंडेटरी, अगर 500 से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टी को आप, डिबेंचर होल्डर को आप इनवाइट कर रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है विद इन द 60 डेज बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, राइट माय डियर स्टूडेंट। फिर बोला गया आपको क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जी हाँ, एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, प्रॉफिट में से एटलीस्ट 25% और मिनिमम 15% तो ट्रांसफर करना ही है, और डिबेंचर का मैच्योरिटी ऑलवेज 31 मार्च को होना चाहिए, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का फंड सिर्फ रीपेमेंट के लिए करना है, उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए करना नहीं है। जी हाँ, अब हम लोग देख लेते बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। जी हाँ, हमारी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी कोई गाइडलाइंस दी है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने के लिए इन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है जो हम फॉलो करने वाले हैं, और करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको मार्केट में डिबेंचर इशू करने नहीं देंगे। इनके रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको डिबेंचर इशू करने नहीं मिलेगा बच्चों, ये ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज। तो पहला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हर कंपनी को पहले अपने आप को एलिजिबल करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाना है। अगर आपने आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं करके दिखाई कंपनी ने तो डिबेंचर इशू कर सकती नहीं है। लेट्स सी सेबी ने क्या कहा है बेटा, इशू एंड लिस्टिंग डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 2018 रेगुलेशन एक्ट 2008 रेगुलेशन 12 स्टेट, कितने स्टेट बेटा, 12 स्टेट। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, ये 12 स्टेट में अगर आप डिबेंचर रेज करने जा रहे हो तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाना पड़ेगा। फिर
सेबी अलाउड करेगी डिबेंचर ऑफर करने के लिए। एज पर द सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक इशू, जो भी आप इशू करने वाले हो ऑफ डिबेंचर, उसका 75% आपको कलेक्ट करके दिखाना है ऑन अ बेस साइज ऑफ 100 करोड़ का। इफ द कंपनी फेल टू रेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो जो 75% है आपके इशू वैल्यू का, इफ द फेल, तो विद इन द 12 डे आपको पास जितना भी पैसा आया है, जितनी भी एप्लीकेशन आई है, उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल। सेबी ने क्या बोला बेटा, कितने परसेंट, तो आपका जो भी इशू वैल्यू है, बी केयरफुल, यहाँ पे सिंपल इतना याद रखो, पब्लिक इशू का 75% कलेक्ट करके दिखाना है। अगर नहीं कर पाए तो क्या करना है, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, एंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंड विद इन द 12 डेज। जी हाँ, 12 दिन में आपको आपके जो भी डिबेंचर होल्डर का एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर देना है बिफोर द क्लोजर ऑफ इशू, राइट, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ऐसा सेबी कहता है। सेकेंड आपको बोला है रिटेंशन ओवर सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, ये रिटेंशन, कितना पैसा आप रख सकते हो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो कंपनी कैन रिटेन, कंपनी कैन कीप ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू द मैक्सिमम 100%। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा आया, सपोज आपने 5 लाख रुपए मांगा, पब्लिक ने 50 लाख रुपए दे दिया, तो जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट आया है एज अ डिबेंचर ऑफर करते समय, वो आप अपने पास रख सकते हो बेस ऑफ इशू और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाई ऑफर लेटर। और लेटर ऑफर में जो भी स्पेसिफाई यूनिट दिया उसका 100% हम रख सकते हो। सर अंडर राइटर अपॉइंट करना है, हाँ, लाइक इक्विटी शेयर्स, जहां पे मुझे लगता है कि मेरी कंपनी फेल हो जाएगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन करने में, तो ऐसी कंपनी को अलाउड किया गया है अंडर राइटर अपॉइंट करने को। ये अंडर राइटर है कौन, तो यस, ये वो एजेंट है, ये वो इंटरमीडिएटर है, ये वो बैंक है जो अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करने में मदद कराती है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो ये लोग गारंटी देते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवा देंगे कंपनी, और नहीं हुआ तो खुद खरीद लेंगे। कंपनी में एंटर इनटू अंडर राइटर अग्रीमेंट, करना चाहे तो कर सकती है अंडर राइटर फॉर पब्लिक इशू डिबेंचर या इक्विटी शेयर। अपॉइंटमेंट ऑफ द अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन। जी, अगर आपने आपका अंडर राइटर अपॉइंट किया है तो आपको प्रोस्पेक्टर लेटर ऑफर या ऑफर लेटर में वो अंडर राइटर का नाम मेंशन करना पड़ेगा। जी हाँ, तो 3 पॉइंट समझ गया सबको बेटा। सबसे पहले सेबी का रूल क्या है, 75% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाओ, फिर पब्लिक का पैसा लो। मैं बोला अगर पब्लिक ने ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया तो सर, जी हाँ, जितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ आपका बेस प्राइस का, वो 100% आप रिटर्न कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो उधार का पैसा और यूज करो, क्योंकि पब्लिक ने आपके ऊपर फेथ दिखाया है। अंडर राइटर अगर चाहो, अगर आपको डर है कि 75% नहीं होगा तो आप अपना अंडर राइटर अपॉइंट करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो अंडर राइटर आप अपॉइंट कर रहे हो उसका नाम आपको आपके लेटर ऑफर, ऑफर लेटर या फिर प्रोस्पेक्ट जो भी इशू कर रहे हो उसमें लिखना पड़ेगा। सेबी ने एक और बात कहा है, भैया क्रेडिट रेटिंग कराओ। ये सर क्या है, मैं ना जब भी हम लोग नॉर्मली ये जो सगाई होती है, सगाई, इस सगाई के टाइम पे जब है ना लड़के को देखने जाते हो ना, तो लड़के वाले के घर पे जब लड़की वाले जाते हैं ना, तो लड़के को इतना सजा धजा के बिठाया जाता है ना, उसकी सभी अच्छाई को दिखाई जाती है पर उसकी सभी बुराइयों को ढक लिया जाता है ना। तो माइंड भी लड़की की शादी करवाने वाले तो रिस्क तो लेने वाले नहीं है, तो लड़की वाले भी बड़े शाने होते, विश्वास तो कर लेते लड़के वालों पे, बट फिर 2-3 अपने एजेंट भेजते हैं उसके घर के आसपास में पूछने के लिए कि भाई एक्चुअल में लड़का कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सच में काम पे जाता है कि पड़े रहता है घर पे खाट तोड़ते हुए, या कमा भी रहा है कि माँ बाप के पैसों पे खा रहा है। ये सच्चाई जानने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है और वो लोग उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आते, उसकी रेटिंग लेके आते और उसके बेस पे भी डिसीजन लिया जाता है, राइट। उसी तरह हर कंपनी को अपनी मार्केट वैल्यू बतानी पड़ेगी उधार लेने के पहले, और वो खुद नहीं बताएंगे, खुद बताएंगे तो अच्छा बताएंगे। तो 2 इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्रिसिल और केयर, ये 2 एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग करती है और उनको बोला जाता है कि इनकी रेटिंग करके न्यूज़पेपर में डिक्लेयर करो। तो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दी है उसके बेस पे कंपनी अपना क्या करती है, डिबेंचर कलेक्ट करती है। पब्लिक तभी लोन देती है, तभी विश्वास करेगी, तो रेटिंग करना जरूरी है। और याद रखना क्या बोला गया, सेबी ने क्या बोला बेटा, सेबी इज रिक्वायरमेंट, सेबी ने कहा है रूल्स ऑफ 2018 में स्टेटेड दैट कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग। हर कंपनी को अपने आप को क्या करना है, रेटिंग करवाना है फॉर इशू द डिबेंचर। क्या वो इशू कर सकती है डिबेंचर के नहीं, उसकी रेटिंग करवाना पड़ेगा हर कंपनी को। किसके पास से रेटिंग करवाएगी बेटा, तो एज पर द सेबी कंपनी मेक पब्लिक इशू
इशू का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर से बताता हूँ। ऑफर, जब भी पब्लिक को ऑफर कर रही है वो लोन या शेयर्स, तो राइट इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। आप राइट इशू कर रहे हो या कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग करवाना है फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी आपको ऑफर किया ना रेटिंग, वो रेटिंग ए सी सी जो भी रेटिंग दी है वो रेटिंग आपको आपके ऑफर लेटर में दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो दिया आपको क्रेडिट रेटिंग। जी हाँ, क्या होता है क्रेडिट रेटिंग, कैसे रेटिंग करती है क्रेडिट रेटिंग? रेटिंग इज गिवन टू द डेब्ट सिक्योरिटी बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिकेट्स द क्रेडिट रिस्क लेवल। ये क्रेडिट रेट क्या बताता है आपको, कंपनी में रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे ये बताती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है, तो एजेंसी लाइक इज क्रिसेल, CRISIL ये कंपनी का नाम है, और केयर, ये दो एजेंसी है जो मार्केट में कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग करने का काम करती है। उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, ये सब देख के एक रिपोर्ट बना के आपको रेटिंग देती है। उसके बेस पे इन्वेस्टर्स जज कर पाते हैं कि उसको पैसे देने हैं या नहीं देने। कंपनी इशू डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, अदर डेब्ट सिक्योरिटी। तो जब भी आप डेब्ट सिक्योरिटी इशू करोगे तो आपको क्रेडिट रेटिंग से रेटिंग करवाना पड़ेगा। कैसी होती है रेटिंग, जरा देख लो आप लोग। आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है यहां पे, जिसे कि यहां पे बोला क्रिसेल रेटिंग कैसे करेगा, स्केल देता है वो, क्रिसेल AAA, क्रिसेल AA, क्रिसेल A, क्रिसेल BBB। तो ये जो AA जिसको मिल गया है, जिस कंपनी को AA दिया है उसका मतलब है हाईएस्ट सेफ्टी है, बिंदास पैसा लगा दो, आपके पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। जिसको AA मिला है वहां पे भी अच्छी सेफ्टी है, पैसा डूबेगा नहीं। A मतलब एडुकेट है, मतलब जितना आप लोन देने वाले हो उतना वो कंपनी के पास में असेट्स अवेलेबल है। BBB मॉडरेट है, अभी तो अच्छी चल रही है, आगे का कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है। B में रिस्क है, अगर ये कंपनी के पास असेट्स कम हो गए तो ये रिस्क की कंपनी है। C जिसको दिया है रेटिंग में वो कंपनी बाय वेरी हाई रिस्क में, पैसा डालने का भूल जाना है। और D में तो पैसे नहीं डालना है क्योंकि डिफॉल्टर कंपनी है, पहले भी किसी का पैसा खा के बैठ चुकी है। तो दिस इज द थिंग्स जो सेबी ने। तो बेटा आज के जो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा रूल्स। जी आप पूरा वीडियो देखना, रूल्स 2013, रूल्स 2014 एंड सेबी की गाइडलाइंस फॉर इश्यूज सिक्योर डिबेंचर। सेबी की गाइडलाइंस को हल्के से एक बार बता दूं तो बोलते हैं 75% आपको क्या करना है बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाना है। वो भी कितना बेटा, तो आपकी इशू वैल्यू का। सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब आप सेबी बोलती है अगर आपने पैसे ऑफर किए और आपको पब्लिक ने ट्रस्ट दिखाया तो ही पैसे लेना, नहीं तो नहीं। मतलब 75% सब्सक्रिप्शन करने में फेल हो गए तो जो भी पैसा पब्लिक से लिया है वो 12 दिन में रिफंड करना पड़ेगा बच्चों। सेकेंड, आप जब भी ऑफर करते हो और अगर आपके पास में ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए, पब्लिक ने आपके पास ज्यादा विश्वास दिखा दिया, तो जितना भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो 100% आप अपने पास रिटेन कर सकते हो, ये भी सेबी ने कहा है। बट अगर आपको डर है कि आपका सब्सक्रिप्शन ओवर नहीं होगा, अंडर हो जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कर ही नहीं पाओगे, तो सेबी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, कंपनी अगर चाहे तो अंडरराइटर अपॉइंट करना कर सकती है। ये अंडरराइटर कौन है, तो अंडरराइटर एक एजेंट है, मर्चेंट बैंकर है, जो आपको आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन करने की गारंटी देता है। पर कंडीशन, जब भी आप अंडरराइटर अपॉइंट करोगे तो लेटर ऑफर, ऑफर लेटर या प्रोस्पेक्टर में उसका नाम लिखना पड़ेगा। जी हाँ, और साथ साथ में अपनी औकात भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने वो लड़की वालों का एग्जांपल दिया ना, जाके ढूंढ लेते, वैसे ही है ना ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने आपको रेटिंग करवाना है और वो रेटिंग भी आपको आपके ऑफर लेटर में लिखना पड़ेगा। जो भी रेटिंग मिली हो, ए या बी, तो ए मतलब तो बहुत बेस्ट कंपनी है, रिस्क जरूरत नहीं, फुल सेफ्टी है, AAA आए तो हाई सेफ्टी है। तो ये ध्यान रखना बेटा, सेबी के रूल 4 है, ठीक है। उसके बाद में हमने रूल 2014 भी पढ़ा, वो भी 4 थे, और उसके पहले हमने जो पढ़ा वो था 2013, और मोस्टली 4 मार्क के लिए 2013 को पूछते हो लोग। तो प्लीज प्लीज प्लीज, वो भी बहुत सिंपल था, वोटिंग राइट्स से आपके लिए, वोटिंग राइट्स नहीं देना है, राइट माय डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट पे करना है, रिडीमेबल इशू करने हैं, NCLT के पास जाके अप्रोच कर सकता है, ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, राइट। याद आ रहा है कुछ? तो वीडियो को पूरा देखते रहना। आई होप ये स्मूथ लेक्चर गया होगा, आपको पूरा समझा होगा। जी हाँ, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा
हो सकता है, क्योंकि हमने तीनों आंसर यहाँ पे कवर किए हैं बच्चों। सो प्लीज पूरा वीडियो देखना, यहाँ से 4 मार्क का शॉर्ट आंसर या जस्टिफाई 100% ये साल के लिए अपना चेहरा दिखा के जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और दूसरों को भी फैलाना है, ऐसे बच्चों को जरूरत है प्लीज।